नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपनम चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जैसा हमने पिछले वीडियो में चालू करा था, इस वीडियो में हम एक नए सुभाषितम के माध्यम से कैसे किसी भी संस्कृत के साहित्य को हम समझ सकते हैं, क्या क्या व्याकरण के नियम हमें पता होने चाहिए, कैसे हम उन नियमों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे संधि का नियम हो गया, विभक्ति हो गए, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके कैसे हम किसी भी संस्कृत के साहित्य को समझ सकते हैं। तो सुभाषितम, इन सब सुभाषितम के ज़रिए हम इसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले जो प्लेलिस्ट में हमने वीडियो डाले थे, वो सब इन व्याकरण नियमों के बारे में थे कि संधि क्या है, विभक्ति क्या है, क्रियापद क्या है, प्रातिपदिक, ये सब क्या है। इन सब चीज़ों को हमने समझ लिया। अब उनका हम अभ्यास कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, ये जितने भी सुभाषितम हैं, ये किसी न किसी संस्कृत के साहित्य से ही आए हैं। हो सकता है सुभाषितम रामायण से आया हो महाभारत से आया हो सकता है ये विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से आया हो सकता है ये किसी न किसी ऐसी जातक कथाओं उनसे आया हो। जो आज हम सुभाषितम कर रहे हैं वो चाणक्य की लिखी चाणक्य नीति उससे आया है। तो बहुत सारे साहित्य हैं संस्कृत के, उनसे ही ये सब सुभाषितम आते हैं। तो अगर आप इनके अभ्यास से संस्कृत भाषा के हर नियम व्याकरण को, इन सब चीज़ों को समझ लेंगे, तो एक तरीके से आप असली साहित्य को ही पढ़ रहे हैं, उनको ही समझ रहे हैं। तो इसलिए ये सब अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, आज का सुभाषितम को हम शुरू करते हैं। तो ये 10 सुभाषितम की सीरीज में हमारा दूसरा सुभाषितम का वीडियो है। सुभाषितम क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते गुणाद गुरुत्वमायाति दुग्धम दधि घृतम क्रमात्। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये चाणक्य नीति से सुभाषितम लिया गया है। इसका भी अनुष्टुप छंद ही है। हमने छंद के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ी सी बात की थी कि छंद मतलब पोएटिक मीटर, जिसके माध्यम से आप इन सब श्लोकों को आप चैंट कर सकते हैं, आप गुनगुना सकते हैं। तो ये अनुष्टुप छंद है, वही छंद है जो भगवद गीता के श्लोकों का होता है। तो आप उसी धुन में इसको गा भी सकते हैं। जैसे ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते गुणाद गुरुत्वमायाति दुग्धम दधि घृतम क्रमात्। तो इस तरीके से आप इसको चैंट करके भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। खैर, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि किसी भी संस्कृत के साहित्य को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है संधि विच्छेद। कि हम जो श्लोक है, जो हमारा ओरिजिनल संस्कृत में श्लोक है, उसका संधि विच्छेद करते हैं। जो भी संधि नियम से, ये आप देख रहे हैं जैसे ये सारे शब्द एक दूसरे से जुड़ गए हैं संधि नियम से, तो हम इनको अलग करके लिखेंगे। तो ये गुणाद गुरुत्व आयाति, ये जो एक शब्द है, इसके अंदर देखिए 3 शब्द छुपे हैं, गुणात गुरुत्वम आयाति। ये तीनों कुछ ना कुछ संधि नियम से जुड़ जा रहे हैं एक दूसरे से। तो पहला स्टेप हमेशा होता है कोई भी संस्कृत का श्लोक, उसको हम संधि विच्छेद करके पहले लिखेंगे, जिससे सारे शब्द तो बाहर आए, सारे शब्द बाहर आएंगे, हर शब्द का अर्थ जान के हम पूरे श्लोक का अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत का श्लोक था और ये हमारा संधि विच्छेद वर्जन है उसका। देखिए जैसे नैव, ये एक शब्द है लेकिन ये भी 2 शब्द से जुड़ा है, ना और एव। फिर ये देखिए गुणैर ज्येष्ठत्वम उच्यते, इसमें 3 शब्द जुड़े हैं, गुणैहि ज्येष्ठत्वम उच्यते, तीनों जुड़ के एक शब्द हो गया। इसका हमने अभी देख ही लिया। और फिर कोई संधि नहीं है, ये दुग्धम दुग्धम। अब एक चीज़ देखिए, आप देख सकते हैं, मैं संधि नियम से पहले बता दूं, जहाँ भी ये अनुस्वार है, ये जो बिंदु होती है ना, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं इस बिंदु को, तो देखिए जैसे दुग्धम, यहाँ पे बिंदु लगी है, आखिरी में अनुस्वार है। लेकिन जब भी हम संधि विच्छेद करके लिखते हैं तो हम बिंदु की जगह जो उसका साउंड होता है म, ये जो साउंड होता है उसको लिखते हैं उसकी जगह। तो आप देखिए घृतम, यहाँ भी बिंदु अनुस्वार है, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं हम हमेशा इसको पूरा खोल के लिखते हैं। तो बिंदु की जगह हम माँ घृतम ऐसे लिखते हैं जहाँ जहाँ भी ये चीज़ आ रही है। कहीं और भी है, जैसे ये ज्येष्ठत्वम, तो देखिए हमने संधि विच्छेद जब करा तो ऐसे लिखा, माँ के साथ, अनुस्वार की जगह माँ का प्रयोग। तो ये भी एक संधि होती है, खैर इसको अनुस्वार संधि कहते हैं, इसको समझ लेंगे बाद में। बस अभी मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो जहाँ भी ये अनुस्वार में अंत हो रहा है तो उसको आप खोल के पूरा ये माँ के साथ लिखेंगे। ठीक है, खैर चलिए संधि नियम जो भी इसमें लग रहे हैं उसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहली संधि से, जिसका नाम है वृद्धि संधि। ठीक है, हमारे सुभाषितम में ये वृद्धि संधि का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी के बहाने चलिए इसका अभ्यास करते हैं, समझते हैं इस नियम को। वृद्धि संधि इसका नाम है। नियम क्या कह रहा है ये आप देख सकते हैं कि यदि लघु आ या दीर्घ आ, कहने का मतलब कि कोई भी आ हो, उसके सामने अगर ए या अय, इन दोनों में कुछ भी आता है तो इस पूरे के स्थान पे ये अय, ये हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब हमेशा होता है ना एक बढ़ के,
तो ए और अय इनके स्थान पे हमेशा ये जो बड़ा अय है यही आता है, ये वृद्धि संधि है। अब आप इस संधि को थोड़ा सा दीर्घ संधि की तरह ही समझ सकते हैं। दीर्घ संधि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। दीर्घ संधि क्या कहती है कि अगर कोई भी आ के सामने, और कोई भी आ का मतलब है कि लघु आ या दीर्घ आ, इन दोनों में कोई भी आ हो, अगर कोई भी आ के सामने वही सेम स्वर आ जाए, कि अगर आ के सामने आ ही आ जाए, तो इन दोनों की जगह पे होगा हमेशा दीर्घ आ ही, तभी नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब कि दोनों की जगह बचेगा दीर्घ ही, भले छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। अगर आ के सामने आ आएगा किसी भी तरीके का, बचेगा हमेशा में आखिरी में दीर्घ आ ही, ठीक है। और यही चीज़ दीर्घ संधि का, हमने दीर्घ संधि का ये उदाहरण लिया था, लेकिन यही चीज़ ई और ऊ, इनके साथ भी यही चीज़ लागू होती है दीर्घ संधि की। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ई के सामने, तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके सामने अगर वही स्वर आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई कोई भी आ जाए, तो इन दोनों की जगह पे हमेशा बचेगा दीर्घ ई ही, यही बचेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक शब्द है कवि, कवि का मतलब पोएट, ठीक है, और कवि के सामने मान लीजिए शब्द है इंद्र। अब इसके मतलब पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कवि के सामने अगर इंद्र आ गया, तो देखिए छोटी ई के सामने एक और छोटी ई है, दोनों ही ई जो ये हैं वो लघु हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अगर ई के सामने ई आएगा तो जवाब में हमेशा दीर्घ ई यही मिलेगा। तो कवि और इंद्र ये जुड़ के बन जाएंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कवींद्र, ये देखिए ऐसे कवींद्र, कि यहाँ पे दीर्घ ई आ गया इन दोनों के स्थान पे, ठीक है। यही चीज़ ऊ पे भी लागू होती है। तो जैसे एक उदाहरण ले लीजिए भानु, भानु का मतलब होता है सूरज, सूर्य का एक पर्यायवाची है भानु, और भानु के सामने मान लीजिए आ गया उदय, तो देखिए छोटे ऊ के सामने छोटा ऊ आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऊ के सामने कोई भी अगर ऊ आएगा तो हमेशा उन दोनों के स्थान पे बचेगा दीर्घ ऊ ही। तो भानु और उदय इन दोनों को अगर जोड़ के लिखेंगे तो शब्द बनेगा भानुदय। देखिए दीर्घ ई आ जाएगा बीच में, भानुदय, भानु उदय जुड़ जाएगा भानुदय। तो ये होती है दीर्घ संधि। तो इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी आ के सामने ए या अय इन दोनों में कुछ भी आएगा तो बचेगा उसका हमेशा जो बड़ा वाला रूप है अय, वही बचेगा, वृद्धि संधि, इसको वृद्धि संधि बोलते हैं। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ ए और अय के साथ हो रही है तो यही चीज़ ओ और औ के साथ भी होगी, कि अगर कोई भी आ के सामने ओ या औ में से कुछ भी आ जाए तो बचेगा हमेशा औ, यही। तो ये दोनों ही जो नियम है इनको कहते हैं वृद्धि संधि, ठीक है। तो ये तो नियम हो गया, चलिए इसी का अब अभ्यास करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा सुभाषितम में शब्द है नैव, तो नैव कैसे बना है, हमारे दो शब्द हैं ना और एव, ठीक है। अब इस ना और एव को अगर आप ऐसे देखें कि ना के आखिरी में आ है, एव के शुरुआत में ए है, तो आ के सामने ए आ गया, वृद्धि संधि के होते हुए क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा दीर्घ ए, कहने का मतलब अय आ जाएगा। तो देखिए ना अय व जोड़ के ये एक शब्द बन गया, तो ना और एव जुड़ के बन गया नैव, ठीक है। ये हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का एक और जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए ये शब्द है सदा। सदा का मतलब हिंदी में भी सदा का मतलब होता है हमेशा, और सदा के सामने आ गया एव। एव का मतलब क्या होता है, एव का मतलब होता है ही। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि इस काम को करने में ही सफलता है, तो जब हम वो एक स्ट्रेस डालने के लिए, एक एम्फेसिस डालने के लिए बोलते हैं ही, ऐसा ही करो, तो वो जो ही हिंदी में मतलब है, संस्कृत में उसको बोलते हैं एव, ठीक है। तो सदा और एव अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये सदा का यहाँ पे दीर्घ आ है और एव के शुरुआत में ए है, तो इन दोनों के स्थान पे वृद्धि संधि की वजह से अय आ जाएगा। और देखिए वही होता है कि सदा और एव जब ये जुड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, सदैव। और सदैव तो एक बहुत आम हिंदी शब्द भी है ना, सदैव संस्कृत में भी है, सदैव का मतलब वही हमेशा ही, सदैव। तो ये देखिए इसमें भी वृद्धि संधि का इस्तेमाल हो रहा है। और यही सेम नियम ओ और औ के साथ भी होगा। जैसे मान लीजिए परम, परम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला परम, और परम के सामने मान लीजिए एक शब्द है औषध। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, इसका मतलब हो ना हो एक अलग बात है, खैर इसका तो मतलब भी है। औषध का मतलब दवाई, कोई एक दवाई से मतलब है। तो परम इस शब्द में देखिए अंत में आ का स्वर है, ठीक है, और औषध इसमें शुरुआत में औ है। तो अगर आ के सामने, किसी भी आ के सामने दीर्घ आ हो, लघु आ हो, कोई भी आ हो, अगर आ के सामने ओ या औ इन दोनों में कुछ भी आएगा तो हमेशा बचेगा औ ही। यही यही वृद्धि संधि है जो हमने इसमें देखा। तो परम औषध ये जुड़ के यही बन जाता है, अगर इसको आप जोड़ के लिखेंगे तो ये जोड़ के बन जाएगा परम औषध। तो परम औषध जुड़ के बन जाएगा परम औषध,
ये बन जाएगा और यही बन रहा है वृद्धि संधि। ठीक है, तो ना एफ बदल के हो गया नैव वृद्धि संधि के चलते। तो ये हमारा पहली संधि थी जो हमने सुभाषितम में देखी। चलिए अब दूसरी संधि देखते हैं। खैर एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो भी नियम हम पढ़ रहे हैं संधि नियम, ऐसा नहीं है कि पहली बार बस एक उदाहरण देख के आपको ये नियम हर संस्कृत के साहित्य में दिखने लग जाएंगे। बार बार अभ्यास से ही ये ज़्यादा समझ में आते हैं। इन सुभाषितम के माध्यम से बस हम इन चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे एक साहित्य को हम शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये जो हमारी दूसरा संधि का नियम है वो है ये ऋत्व संधि। ऋत्व संधि इसको समझते हैं। नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ये जो आप देख रहे हैं ये विसर्ग है ना, विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग से पहले आ या आ के अलावा कोई भी अगर स्वर हो, तो अगर कोई भी स्वर है आ या आ के अलावा, उसके बाद विसर्ग है और उसके सामने स्वर या मृदु व्यंजन, ये जो ग्रुप देख रहे हैं आप, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो ग्रुप है स्वर और मृदु व्यंजन, ये ग्रुप बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे संधि नियम में ये ग्रुप हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इस ग्रुप में है कौन कौन? स्वर। तो स्वर तो हम सब जानते हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सब स्वर में आ जाते हैं। मृदु व्यंजन क्या होते हैं? तो मृदु व्यंजन होते हैं हर वर्ग के जो व्यंजन है, जो वर्गीय व्यंजन है, उसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जो वर्गीय व्यंजन है, कहने का मतलब है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सब जो 5 वर्ग हैं, इसके जो तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन होते हैं। तो अगर मान लीजिए का वर्ग का आप उदाहरण लेंगे तो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? का, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, का, खा, इन दोनों को छोड़ के जो आखिरी के 3 हैं, गा, घा और ङ, ये तीनों। तो ऐसे ही हर वर्गीय व्यंजन के जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ व्यंजन हैं, प्लस जो ये 4 अंतस्था व्यंजन होते हैं, या, र, ल, व, ठीक, और ये हा। तो इस पूरे ग्रुप को कि हर वर्ग का जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ व्यंजन है, प्लस या, रा, ला, वा, ये 4 जो अंतस्था व्यंजन है, और हा, इस पूरे के ग्रुप को हम बोलते हैं मृदु व्यंजन। और ये साथ में मिलके, स्वर और मृदु व्यंजन, ये साथ में मिलके कई सारे संधि नियमों का पार्ट बनते हैं। कई सारे संधि नियम में आप इसको देखेंगे, स्वर और मृदु व्यंजन। पिछले भी हमने वीडियो में जो संधि की थी उसमें भी ये चीज़ थी, इसमें भी ये देख रहे हैं। जो इसके बाद अभी हम संधि नियम पढ़ेंगे उसमें भी ये ग्रुप लगेगा। तो ये बड़ा अहम सा ग्रुप है। स्वर और मृदु व्यंजन आप समझ गए, मैं आशा करता हूँ। तो नियम पूरा क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, आ या आ को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के अगर कोई स्वर, उसके बाद विसर्ग और उसके आगे स्वर या मृदु व्यंजन में कोई भी है, तो र, ये आ जाएगा। तो ये जो रा व्यंजन है इसका एडिशन हो जाएगा, ये अलग से इन दोनों शब्दों के बीच में आ जाएगा। ये नियम कह रहा है। चलिए अभ्यास करते हैं। तो हमारे सुभाषितम में जो ये आप देख रहे हैं, गुणैर ज्येष्ठत्वमुच्यते, तो ये जो गुणैर ज्येष्ठत्वम, ये जो 2 शब्द हैं, इनके बीच में ऋतु संधि लग रही है। देखते हैं इन दोनों शब्द को। तो 2 शब्द हैं हमारे, गुणहि और ज्येष्ठत्वम, ये 2 शब्द हैं अलग से। ठीक है, तो इस गुणहि, इस शब्द में देखिए विसर्ग से पहले क्या? अहि, ये है ना, अहि, गुणहि। तो ये अहि और विसर्ग, तो आ और आ, इन ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों नहीं है, कोई और स्वर है। ठीक है, और इसके बाद क्या है? जा, ज्येष्ठत्वम का जा, और जा एक मृदु व्यंजन है। जा मृदु व्यंजन कैसे है? क्योंकि जो चा वर्ग है, चा वर्ग के व्यंजन क्या है? चा, छ, जा, झा, ञ। तो चा, छ और जा, ये जो थर्ड, तीसरा व्यंजन है। तो हमने कहा था कि किसी भी वर्गीय व्यंजन के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये व्यंजन सब मृदु व्यंजन के अंडर कैटेगरी में आते हैं। तो अहि और उसके सामने जा, तो देखिए ऋतु संधि लग जाएगी। क्या कहती है वो संधि? कि बीच में एक रा, ये व्यंजन अलग से आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया? गुणहि, फिर र और फिर ज्येष्ठत्वम। तो मिलके क्या बन गया? गुणैर ज्येष्ठत्वम। ये पूरा शब्द मिलके बन गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यही रहा है। लिखते हैं ना हम उसमें, जैसे मार्ग, तो मार्ग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो हम ऊपर चिन्ह बनाते हैं, इस चिन्ह का मतलब ही होता है कि ये बीच में इस जगह पे रा, ये है, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, गुणैर ज्येष्ठत्वम। एक बहुत पॉपुलर श्लोक है एक्चुअली, जो हम सब लोग चैंट करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें भी ऋतु संधि तो लग रही है। तो देखिए उसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही देव महेश्वरा। देव महेश्वरा मतलब शिव, शंकर भगवान है। तो क्यों ऋतु संधि लग रही है? क्योंकि गुरु, ये जो हमारा शब्द बार बार आ रहा है, इसके अंत में क्या है? इसके अंत में है उह, ये है ना उह। और हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई और स्वर होगा, उह, और उसके आगे क्या आ रहा है? देखिए ब्रह्मा का बा आ रहा है। बा भी एक मृदु व्यंजन है, पा फा बा। ठीक,
विष्णु का वा आ रहा है, वा भी एक मृदु व्यंजन है, या रा लावा अंतस्था में वा है ना। देवो दा, ये भी एक मृदु व्यंजन है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, ता था दा। तो देखिए ये तीनों ही मृदु व्यंजन है। तो उह के आगे मृदु व्यंजन आ रहा है, तभी बीच में हमेशा एक रा ये आ जा रहा है, और इसीलिए हम बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, इसलिए ये चीज़। तो देखिए हम ये श्लोक में हमेशा ही ऐसे बोलते आ रहे हैं। अब हमें पता है कि ऋतु संधि लगती है, इसलिए ये रा जो बीच में आ रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये इसलिए आ रहा है। और यही चीज़ हमने इस उदाहरण में देखी। गुण ही ज्येष्ठत्वम, ये जुड़ के बन जाता है गुणैर ज्येष्ठत्वम, ये हो जा रहा है जो हमारे सुभाषितम में है। ठीक है, ये संधि मैं आशा करता हूँ कि फिलहाल के लिए क्लियर हो गई। याद रहना ही रहे अलग बात है, लेकिन अभी के लिए समझ में आ गई मैं आशा करता हूँ। चलिए अब तीसरी संधि देखते हैं। और ये तीसरा संधि नियम भी बहुत आम है, बहुत बार आप ये संधि नियम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है। संधि नियम का नाम है जस्तु संधि, नाम इसका है जस्तु संधि। संधि क्या कहती है चलिए देख लेते हैं। वर्ग का प्रथम व्यंजन, ठीक है, वर्ग का प्रथम व्यंजन। तो वर्ग हमें पता है 5 ही वर्ग हैं, ठीक है। तो उन 5 वर्ग में जो प्रथम व्यंजन है, अगर वो पहले हो और उसके आगे स्वर या मृदु व्यंजन, देखिए फिर से वही ग्रुप, ये ग्रुप बार बार आता है, बार बार आता है हमेशा, और हमेशा ये इस उत्तर पद के स्थान पे ही आता है। इसको पूर्व पद कहते हैं, जो शब्द जो पहला शब्द है, इसको उत्तर पद कहते हैं जो दूसरा शब्द है। दूसरे शब्द की जगह हमेशा ही ये आता है, स्वर या मृदु व्यंजन का ग्रुप। खैर, वर्ग का प्रथम व्यंजन और उसके आगे स्वर या मृदु व्यंजन, इनमें से अगर कुछ भी होगा तो इसकी स्थान पे, वर्ग का जो प्रथम व्यंजन है उसके स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन, तृतीय व्यंजन आ जाएगा उसी वर्ग का, ठीक है। और ये है जस्तु संधि। तो देखिए वर्ग का प्रथम व्यंजन ये क्या हो सकते हैं, 5 ही वर्ग हैं तो 5 हो सकते हैं इसमें से। का वर्ग का का हो सकता है, जो दूसरा चा वर्ग है उसका चा हो सकता है, ऐसे टा ता पा, यही 5 हो सकते हैं। अगर इनके सामने कोई स्वर या मृदु व्यंजन आएगा तो का की जगह पे क्या हो जाएगा, गा, क्योंकि का खा गा। ऐसे ही चा की जगह पे क्या हो जाएगा, जा, चा छा जा, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाएगा उसकी जगह पे, रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। तो संधि का नियम ये है कि वर्ग का प्रथम व्यंजन है, उसके सामने स्वर या मृदु व्यंजन के आने से उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा उसकी जगह पे, उसको रिप्लेस कर लेगा। चलिए इस संधि का अभ्यास करते हैं। तो हमारे श्लोक में सुभाषितम में जो आप ये शब्द देख रहे हैं, गुणाद गुरुत्वम आयाति, तो इसमें जो 3 शब्द हैं गुणात गुरुत्वम, इन दोनों के बीच में देखिए ये संधि लग रही है। कैसे, शब्द हमारे क्या हैं, गुणात और गुरुत्वम, ये 2 शब्द हैं। गुणात के आखिरी में आ रहा है ता और गुरुत्वम की शुरुआत में आ रहा है गा। तो देखिए ये ता वर्ग का प्रथम व्यंजन है, ता था दादा ना, ता वर्ग का प्रथम व्यंजन है, उसके आगे आ रहा है गा, और गा ये एक मृदु व्यंजन है। तो हमारी जस्तु संधि का नियम यहाँ पे लग जाएगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये ता की जगह उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन कहने को दा हो गया, ता की जगह दा हो गया। तो गुणाद गुरुत्वम ये जुड़ के हो गया गुणाद गुरुत्वम। तो ये आप देख रहे हैं ना कि दा के नीचे गा ये आ गया है, क्योंकि गुणाद गुरुत्वम, ता की जगह दा हो गया। तो ये हमारी जस्तु संधि है। ये तो चलिए आप इसमें उदाहरण देख रहे हैं। बहुत जो आम शब्द हम यूज़ करते हैं, जगदीश, जगदीश, जगदीश में यही संधि तो लग रही है, क्योंकि जगदीश किससे बना है, जगदीश बना है जगत और ईश, इन 2 शब्द से बना है। तो देखिए जगत का ता और उस ता के सामने आ गया एक स्वर, तो संधि नियम के चलते उसी वर्ग का, ता वर्ग का ही तीसरा व्यंजन दा आ जाएगा। तो देखिए जगत ईश जब ये जुड़ते हैं तो बनता है जगदीश, जगतीश नहीं होता, जगदीश होता है, क्योंकि जश्न संधि लग रही है, ठीक है। ऐसे ही एक और जो शब्द है दिगंबर, दिगंबर में भी तो जश्न संधि लग रही है, क्योंकि दिगंबर का क्या मतलब होता है, जिसके वस्त्र चारों दिशाएं हों, ठीक है। दिशाओं को संस्कृत में बोला जाता है दिक, दिक, तो ये भी का से खत्म होता है, दिक, और दिक के सामने क्या है, अंबर। तो देखिए क्या हो रहा है, का ये वर्ग का प्रथम व्यंजन है, का के सामने आ रहा है एक स्वर, तो जश्न संधि लग जाएगी। उस संधि नियम के चलते इसी वर्ग का जो तीसरा अक्षर है गा, का खा गा, वो हो जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो दिगंबर नहीं जुड़ेगा, दिगंबर ये जुड़ेगा। तो देखिए वही जश्न संधि का इस्तेमाल यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जश्न संधि थोड़ी समझ में आई कि गुणात गुरुत्वम ये जब जुड़ रहा है तो गुणाद गुरुत्वम, ये ता की जगह दा क्यों हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जश्न संधि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप देखेंगे का गा बदलने में और ता का दा बदलने में। इन दोनों परिवर्तन में कई जगह आप जश्न संधि को होता हुआ देखेंगे कि का बदल के गा हो जाता है, ता बदल के दा हो जाता है आमतौर पे। लेकिन ये लागू नियम 5 ही वर्ग के प्रथम व्यंजन पे होता है, वो आप, मैं आशा करता हूँ आप समझी गए नियम को देखते हुए। तो हमने क्या देखा
कि हमारी जो सुभाषितम थी उसका जब हमने संधि विच्छेद करा था, तो जो भी संधि नियम इस्तेमाल हो रहे थे सुभाषितम में, उन सारे संधि नियम को हमने इसमें देखा। अब जैसे आप ये शब्द देख रहे हैं ना, गुरुत्वम आयाति, यहाँ भी जुड़ के ये बन रहा है गुरुत्वम आयाति। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी कि ये कोई संधि नहीं हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आखिरी में क्या है, माँ, और माँ के सामने क्या है, एक स्वर है आ, तो ये जुड़ के माँ, ये तो बन ही जाएगा। संस्कृत में कोई भी व्यंजन किसी न किसी स्वर से तो जुड़ता ही है, तो ये संधि नहीं है, ये बस अलग करके लिखा है क्योंकि दो अलग शब्द हैं। लेकिन जब ये जुड़ रहे हैं तो यहाँ कोई संधि नहीं हो रही है। संधि तभी होता है जब दो शब्द जुड़ते हैं और कोई परिवर्तन होता है। अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो संधि नहीं है। तो इसीलिए ये कोई संधि नहीं है, ये बस संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्लियर करना चाहता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी सारे संधि नियम हमने सुभाषितम के माध्यम से समझे वो आपको समझ में आए। याद रहे ना रहे अलग बात है, जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे बार बार अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग संधि की सारे नियम हमें समझ में आने लगते हैं। और कई सारे अभ्यास के साथ, काफ़ी अभ्यास के बाद ये सब चीज़ें हम देखते ही किसी भी संस्कृत के साहित्य को, ये सब चीज़ें हमारे अपने दिमाग में ही ये सारी चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। पेपर पेन लेके नहीं बैठना पड़ता, देखते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इन दोनों शब्दों से जुड़ के बना है, यहाँ ये संधि नियम लग रहा है। अभ्यास से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। खैर, दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जिसके बाद आएगा, इस पूरे सुभाषितम को हम हर शब्द के मतलब को समझते हुए इस पूरे सुभाषितम के अर्थ को समझेंगे। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।